नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज़ के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज़ नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट F-35 की तरफ से है, जहां पर पहली बार भारत की धरती पर एक 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट की तरफ से इमरजेंसी लैंडिंग किया गया। 14 जून 2025 की रात को इंडियन एयरफोर्स ने बात कंफर्म किया था कि रॉयल नेवी का एक F-35B लाइटनिंग II स्टेल्थ फाइटर जेट ने इमरजेंसी के चलते तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग किया था। ये एयरक्राफ्ट यूके के फ्लैगशिप एयरक्राफ्ट कैरियर HMS प्रिंस ऑफ वेल्स से ऑपरेट कर रहा था, जो कि इस वक्त इंडियन ओशन रीजन में मौजूद है। लेकिन खास बात सिर्फ F-35 का इमरजेंसी लैंडिंग नहीं था, बल्कि उससे भी ज्यादा अटेंशन ग्रैब करने वाला मुद्दा इंडियन एयरफोर्स का स्टेटमेंट था, जिसमें यह बात बताया गया था कि भारत की तरफ से F-35 को डिटेक्ट किया गया था। इंडियन एयरफोर्स के मुताबिक जब F-35B ने इमरजेंसी रिक्वेस्ट किया था और लैंडिंग करने का रिक्वेस्ट किया था, तो एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स के इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ने सबसे पहले डिटेक्ट और आइडेंटिफाई किया था और उसके बाद एयरक्राफ्ट को लैंड करने के लिए परमिशन दिया गया था। इंडियन एयरफोर्स ने यह भी बताया था कि वो एयरक्राफ्ट की टेक्निकल रेक्टिफिकेशन और उसके बाद इसको वापस HMS प्रिंस ऑफ वेल्स या यूके के डेजिग्नेटेड रिकवरी पॉइंट पर रिटर्न करने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स और ऑब्जर्वर्स के लिए सबसे बड़ी क्यूरियोसिटी की बात यह था कि क्या इंडियन एयरफोर्स ने सच में एक स्टेल्थ फाइटर जेट को डिटेक्ट किया था। जैसे कि आप सब जानते हैं कि F-35B एक स्टेल्थ 5th जनरेशन फाइटर जेट है, जिसका डिजाइन रडार से बचने के लिए किया गया। इसका रडार क्रॉस सेक्शन काफी कम होता है, जिसे डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल माना जाता है। इसलिए जब इंडियन एयरफोर्स ने ओपनली कहा कि F-35B को डिटेक्ट और आइडेंटिफाई किया गया था, तो डिफेंस कम्युनिटी में इसको लेकर तुरंत ही डिबेट चालू हो गया था कि ऐसा पॉसिबल है या फिर नहीं है। लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि यहाँ पर डिबेट करने लायक कुछ भी नहीं है। सबसे पहली बात यह कि स्टेल्थ फाइटर जेट हमेशा इनविजिबल मोड में ऑपरेट नहीं करते या स्टेल्थ मोड में ऑपरेट नहीं करते हैं, और जब ये नॉन कॉम्बैट मिशन में होते हैं तो अननेसेसरी एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए ये लुम्बर्ग ग्लिट्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि इनकी रडार क्रॉस सेक्शन को कई गुना तक इंक्रीज कर देता है, जिससे नॉर्मल एयर ट्रैफिक कंट्रोलर में इनको डिटेक्ट और ट्रैक किया जा सकता है, ताकि बाकी कमर्शियल एयरक्राफ्ट के साथ इनका कोलिजन को अवॉइड किया जा सकेगा। अब यहाँ पर जैसे कि F-35 ने इमरजेंसी डिक्लेयर किया था और भारत में लैंड करने की परमिशन मांग रहा था, तो बिना इसे आइडेंटिफाई किए कोई भी देश किसी अनजान एयरक्राफ्ट को अपनी एयर स्पेस में आने की परमिशन नहीं देने वाला है। और जैसे कि ये इंडियन एयरपोर्ट में लैंड करना चाहता था, तो ये खुद को स्टेल्थ मोड में रखकर ऑपरेट नहीं कर सकता था, क्योंकि ऐसा करने पर नॉर्मल रडार इसको डिटेक्ट नहीं कर पाए, जिससे एयर ट्रैफिक कोऑर्डिनेशन में दिक्कत होने वाली थी। इसके अलावा भारत के पास पहले भी ऐसे सिस्टम मौजूद है जो कि स्टेल्थ जेट को डिटेक्ट कर सकते हैं। खास करके S-400 सिस्टम है, जो कि F-35 जैसे स्टेल्थ टारगेट को 150 किलोमीटर की दूरी से डिटेक्ट कर सकता है। हालांकि ये साउथ पार्ट में डिप्लॉयड नहीं है, लेकिन जैसे कि भारत की इंटीग्रेटेड कमांड के साथ ही जुड़ा हुआ है, तो यूके कभी भी नहीं चाहेगा कि S-400 सिस्टम को कभी भी F-35 की एक्चुअल आरसीएस का पता चले, जिस वजह से वो कंप्लीटली नॉन स्टेल्थ मोड में ऑपरेट कर रहे थे। और कुछ इमेजेस में ये भी क्लियर दिखाई दे रहा है कि F-35B एक्सटर्नल पेलोड को कैरी कर रहा है, जिससे साफ था कि F-35 को इस दौरान डिटेक्ट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, जैसे कि इसे दिखाने की कोशिश किया जा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि भारत ऐसा करने में सक्षम नहीं होने वाला है। अगला अपडेट DRDO और इंडियन एयरफोर्स के नए एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल की तरफ से, जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल का एक कस्टमाइज्ड वेरिएंट होने वाला है। इंडियन एयरफोर्स और DRDO अभी साथ मिलकर एक नई एयर लॉन्च सबसोनिक क्रूज मिसाइल को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल प्लेटफॉर्म पर बेस करके बनाया जाने वाला है। ये मिसाइल खास करके लॉन्ग रेंज प्रिसिशन स्ट्राइक कैपेबिलिटी को हासिल करने के लिए बनाया जा रहा है, और ये सुपरसोनिक ब्रह्मोस NG का कॉस्ट इफेक्टिव अल्टरनेटिव होने की उम्मीद किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मिसाइल की रेंज 500 से 600 किलोमीटर तक होने वाली, और इसे इंडियन एयरफोर्स की Su-30 MKI रफाल MiG-29 तेजस और फ्यूचर में MK जैसे एयरक्राफ्ट से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस मिसाइल का डिजाइन ग्राउंड लॉन्च इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल से काफ़ी अलग होने वाला है, जिससे स्पेशली एयर लॉन्च ऑपरेशन के लिए मॉडिफाई किया जाएगा। सबसे पहले बूस्टर स्टेज को यहाँ से कम्प्लीटली हटा दिया जाएगा, जिस वजह से मिसाइल काफ़ी हल्का और काफ़ी छोटा होने वाला है, और इस वजह से इसको ईजिली किसी भी एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट करना संभव होने वाला है। इसमें अब एक मॉडिफाइड एयर इंटेक का भी इस्तेमाल किया जाने वाला है, जो कि इससे मिड फ्लाइट में मानिक इंजन को सफिशिएंट एयर को प्रोवाइड करने में मदद करने वाला है।
इस मिसाइल का वजन करीब 1.2 टन के आसपास होने की बात किया जा रहा है, जो कि अप्रोक्सीमेटली ब्रह्मोस एनजी के बराबर होने वाला है। लेकिन ये एक सबसोनिक मिसाइल होने वाला है, जिस वजह से इसका फ्यूल कंजप्शन ब्रह्मोस एनजी के मुकाबले काफी कम होने वाला है। इस वजह से इसका साइज और वेट ब्रह्मोस एनजी के बराबर होने के बावजूद भी इसका रेंज थोड़ा ज्यादा होने वाला है। इस मिसाइल में इनर्शियल नेविगेशन, जीपीएस गाइडेंस और साथ टेरकम जैसे एडवांस नेविगेशन सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जाने वाला है, जिससे पिन पॉइंट एक्यूरेसी प्रोवाइड किया जा सकेगा। जहां पर ब्रह्मोस एनजी मार्क 3.5 तक की स्पीड के साथ हाई इंपैक्ट और रैपिड स्ट्राइक करने के लिए डिजाइन किया गया है, वहीं पर ये एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल होने वाला है, जिससे एक्सटेंडेड रेंज और अफोर्डेबिलिटी को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जा रहा है। इस मिसाइल की यूनिट कॉस्ट काफी कम होने की उम्मीद किया जा रहा है, जो कि इंडियन एयरफोर्स को इसको ज्यादा मात्रा में अपनी सर्विस में शामिल करने की पॉसिबिलिटी प्रोवाइड करने वाला है। अगला अपडेट भी ब्रह्मोस एनजी मिसाइल की तरफ से, और अभी हम ब्रह्मोस एनजी की एक नई वेरिएंट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे ऑफिशियली ब्रह्मोस एरोस्पेस के फॉर्मर सीईओ डॉक्टर सुधीर मिश्र जी की तरफ से कंफर्म किया गया है। उन्होंने बात बताया कि ब्रह्मोस एनजी मिसाइल को एयर टू एयर रोल में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ये मिसाइल डॉग फाइट के लिए बनाया नहीं जाने वाला, यानी कि इसका टारगेट एनिमी के फाइटर जेट नहीं बल्कि बड़े और हेवी हाई वैल्यू टारगेट्स होने वाले, जिसमें एवेक्स, टैंकर या फिर बॉम्बर जैसे एयरक्राफ्ट हो सकते हैं। ब्रह्मोस एनजी मेनली ब्रह्मोस का एक लाइटर वेरिएंट होने वाला है, जिसे शुरू से ही एयर टू ग्राउंड ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया था। तो अभी अगर इसको एयर टू एयर ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया जाता है, तो इसके लिए मिसाइल को एडवांस टारगेटिंग और गाइडेंस सिस्टम के साथ इक्विप करना पड़ेगा, जिससे ये लार्ज स्लो मूविंग एयरबोर्न प्लेटफॉर्म को हाई प्रिसिशन के साथ टारगेट कर पाएगा। मॉडर्न वॉरफेयर में एवेक्स रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट या ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को गिराना दुश्मन की एयर ऑपरेशन को क्रिपल करना जैसा होता है। अगर इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट ब्रह्मोस एनजी को एयर टू एयर कॉन्फ़िगरेशन में कैरी करते हैं, तो ये एक गेम चेंजर बनने की उम्मीद किया जा रहा है, क्योंकि इसकी स्पीड की वजह से दुश्मन की स्लो मूविंग एयरक्राफ्ट का इसको इवेड कर पाना बहुत ही मुश्किल बन जाएगा। अब जैसे कि ब्रह्मोस एनजी ब्रह्मोस ए का एक लाइटर वेरिएंट है, तो SU-30 MKI जैसे एयरक्राफ्ट एक बार में इसे मल्टीपल मिसाइल को कैरी कर सकते हैं, जिस वजह से एक ही एयरक्राफ्ट से हम दुश्मन की मल्टीपल हाई वैल्यू टारगेट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल भारत के पास सेम रोल में इस्तेमाल करने के लिए मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है, तो आगे चल के पता चलने वाला है कि प्रपोजल किस हद तक सक्सेसफुल होने वाला है। अगला अपडेट पिनाका रॉकेट की मार्क 3 वेरिएंट को लेकर है। ये सिस्टम इंडियन आर्मी की आर्टिलरी मॉडर्नाइजेशन प्लान का एक मेजर हिस्सा होने वाला है, और इसकी यूजर ट्रायल को 2025 के एंड तक स्टार्ट करने का प्लान किया जा रहा है। सोर्सेस के मुताबिक इस सिस्टम का टोटल प्रोजेक्ट वैल्यू 25,000 करोड़ से भी ज़्यादा हो सकता है, और अभी DRDO और भारत डायनामिक लिमिटेड साथ मिलकर इसको डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वेरिएंट पहले के पिनाका मार्क 1 और मार्क 2 वेरिएंट के मुकाबले लगभग 2 गुना ज़्यादा रेंज को प्रोवाइड करने वाला है, और अप्रॉक्सीमेटली 120 किलोमीटर से 130 किलोमीटर तक की रेंज को प्रोवाइड करने की उम्मीद किया जा रहा है। पिनाका मार्क 3 वेरिएंट में 300 mm कैलिबर की रॉकेट का इस्तेमाल किया जाने वाला है, जो एडवांस प्रोपेलेंट और GPS या इनर्शियल नेविगेशन गाइडेंस सिस्टम के साथ आने वाले हैं, और इसका सर्कुलर एयर प्रोबेबल 10 मीटर के अंदर होने की बात की गई है, जिस वजह से इसको दुश्मन की कमांड पोस्ट, लॉजिस्टिक हब्स या एयर डिफेंस साइट जैसे हाई वैल्यू टारगेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। फायर पावर एफिशिएंसी की बात करें तो पिनाका रॉकेट के एक सिंगल लॉन्चर 44 सेकंड के अंदर ही अपनी 12 रॉकेट को फायर कर सकता है, और अगर एक फुल रेजिमेंट की बात करें जिसमें 18 लॉन्चर होते हैं, तो ये 1000 मीटर बाय 800 मीटर एरिया को पूरी तरह सैचुरेट कर सकते हैं, यानी कि 44 सेकंड के अंदर इस एरिया को सैचुरेट किया जा सकता है। इसकी नई वेरिएंट में लॉन्चर में ऑटोमेशन सिस्टम को काफी हद तक एनहांस किया जाने वाला है, और अब इसमें मिशन के हिसाब से वॉरेट को एडजस्ट करने का फैसला भी किया जा सकता है। और सबसे बड़ी खास बात यह कि अब पिनाका मार्क 3 वेरिएंट में थ्रॉटल लेवल प्रोपल्सन सिस्टम और ट्रेजेक्टरी करेक्शन सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे रॉकेट मिड फ्लाइट में ही अपनी पाथ को एडजस्ट कर सकता है या फिर स्पीड को एडजस्ट कर सकता है, और एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम को इससे इवेड किया जा सकता है। ये फीचर इसको नॉर्मल आर्टिलरी सेल या रॉकेट के मुकाबले काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने वाला है। DRDO के चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कामत ने भी बात कंफर्म किया कि पहले 300 mm की गाइडेड पिनाका रॉकेट का टेस्ट इसी साल के अंदर यानी कि अक्टूबर 2025 में किया जाने वाला, और पूरा सिस्टम लेट 2025 तक यूजर ट्रायल के लिए तैयार होने वाला है। अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से। कुछ ही दिन पहले ही पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऑफिशियल ट्विटर हैंडल में पोस्ट किया गया था कि अभी वो चाइना से 40 J-35 फाइटर जेट और HQ-19 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को एक्वायर करने वाले। ये खबर तुरंत ही वायरल होने लगा था, क्योंकि ये ट्वीट रिसेंटली भारत और पाकिस्तान के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट के तुरंत बाद किया गया था, जिसमें पाकिस्तान की एयर डिफेंस सिस्टम इंडियन मिसाइल के सामने बुरी तरीके से फेल हो गए थे, जिस वजह से ये कॉमन था कि पाकिस्तान अब बेहतर मिसाइल डिफेंस सिस्टम को एक्वायर करने की कोशिश करने वाला है, जो कि अब उसे भारत की मिसाइल्स को काउंटर करने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन अभी अचानक से पाकिस्तान की तरफ से इस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया, जिस वजह से अब संदेह किया जा रहा है कि ये जो खबर पाकिस्तान की तरफ से फैलाया गया था ये शायद गलत खबर था।
HQ-19 सिस्टम की बात करें तो इसे यूनाइटेड स्टेट की थर्ड सिस्टम के बराबर का सिस्टम कहा जा सकता है, जो कि एक स्ट्रेटेजिक हाई एल्टीट्यूड मिसाइल डिफेंस सिस्टम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जिसे बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को काउंटर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और अभी के लिए ये सिर्फ चाइना की तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन मजे की बात यह है कि अभी तक इस सिस्टम का कोई भी एक्सपोर्ट वेरिएंट डेवलप नहीं किया गया, क्योंकि चाइनीज़ मिलिट्री इनसाइडर के मुताबिक उनकी सेंट्रल मिलिट्री कमीशन की तरफ से इसे एक्सपोर्ट करने पर पाबंदी लगाया गया है। यानी कि जिस तरीके से J-20 की एक्सपोर्ट को बैन किया गया था, ठीक वैसे ही HQ-19 की एक्सपोर्ट को भी अभी तक अप्रूव नहीं किया जा रहा है। ये सिस्टम एक्सक्लूसिवली अभी पीपल लिबरेशन आर्मी के लिए डेवलप किया गया। चाइना के मुताबिक इसके अंदर ऐसी सेंसिटिव और हाई एंड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया जा रहा है जो किसी भी अलाइड कंट्री और इवन पाकिस्तान को भी देना फिलहाल पॉलिटिकली पॉसिबल नहीं होने वाला है, जिससे साफ होता है कि रिसेंटली पाकिस्तान की तरफ से जो क्लेम किया गया था कि वो चाइना से HQ-19 सिस्टम को एक्वायर करने वाले हैं, ये बस एक प्रोपेगेंडा कैंपेन था जिसे पाकिस्तान की तरफ से सोशल मीडिया में फैलाने की कोशिश किया गया था। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।